जय हिंद दोस्तों मैं आज फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ और मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय रेलवे में जो नॉन टेक्निकल कर्मचारी होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी भर्ती कैसे होती है। तो इनकी भर्ती करने के लिए रेलवे ने एक कैटेगरी डिसाइड किया हुआ है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। इससे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म हम लोगों ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सुना था, जो भारत की महारत्ना कंपनी है, जो कि बिजली उत्पादन में अग्रणी एक कंपनी मानी जाती है। तो वो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज के हम वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बात करेंगे कि भारतीय रेलवे का एनटीपीसी क्या है, इनमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इनकी जो सैलरी है वो कितना होता है और इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है और क्राइटेरिया क्या है, और इनमें भर्ती होने के लिए कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, वो इस पे मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसमें दो टाइप के कैटेगरीज होते हैं। एक होती है ग्रेजुएट पोस्ट और एक होता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी 12th पास। ठीक है, तो 12th पास और ग्रेजुएट पोस्ट है, तो इनमें सारे जो भी कर्मचारी काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, स्टेशन पे काम करते हैं, जो कि ट्रेन नहीं चलाते हैं, नहीं ट्रेन का मेंटेनेंस काम करते हैं, वो लोग ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए इनको आपको नॉन टेक्निकल बोलते हैं। तो ग्रेजुएट पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरा गुड्स गार्ड, तीसरा सीनियर कमर्शियल क्रम टिकट क्लर्क, चौथा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवा जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, छठवां सीनियर टाइम कीपर, सातवां कमर्शियल अप्रेंटिस, आठवां स्टेशन मास्टर। यानी कि जो लोग ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट पोस्ट पर अभी उनके लिए ये पोस्ट है। अच्छा, इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो हम बात करते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में होने चाहिए, चाहे आप कितना भी मार्किंग किए हो, ओनली पासिंग मार्क भी रहेगा तो चलेगा। ये तो हो गई हमारी क्वालिफिकेशंस। अब हम आते हैं हमारा जो एज है वो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम एज जो है आपकी 18 से 33 साल होने चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में कैटेगरीज वाइज छूट है, जिसमें ओबीसी को 3 साल की छूट है और SC/ST को 5 साल की छूट है। और उसके अलावा मेडिकल आपका A2 होना चाहिए। आपको बता दिए, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबका मेडिकल होता है। बिना मेडिकल के किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं होती है। तो सबका एक मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का A1 होता है, उसी तरीके से ये जो कैटेगरी है उसमें टॉप मेडिकल है वो स्टेशन मास्टर का है, बाकी का नीचे है। तो मैंने एक A2 लिख दिया है, आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपको A2 मेडिकल होने चाहिए। और ये आमतौर पे जो स्टूडेंट फिट है, नॉर्मल है, तो उनका A2 मेडिकल फिट पाया जाता है। सबसे हार्ड मेडिकल A1 होता है, जो ALP का होता है। वो हमने मेडिकल के बारे में एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारी जो एलिजिबिलिटी हो गई, पात्रता हो गई, किसकी? ग्रेजुएट पोस्ट की हो गई। मैंने बता दिया कि क्या है वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, 18 से 33 साल एज होनी चाहिए और मेडिकल आपका एलिजिबिलिटी A2 होना चाहिए। तो इसमें हो गया ग्रेजुएट पोस्ट। अब हम आते हैं नॉन ग्रेजुएट पोस्ट, यानी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। नॉन नहीं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में 12th पास है, 12वीं पास होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क। ध्यान से सुनना, जो मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ 100% आप
आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आधा वीडियो देखोगे तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे, यहाँ वहाँ भटकोगे। तो इससे पहले मैंने एक ग्रुप डी का वीडियो बनाया था जिसमें 10वीं पास वाले लोग अप्लाई कर सकते थे। आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद आप 12वीं में अगर है तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट है तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। पूरी वीडियो देखना, समझ में आएगा। तो हमने ग्रेजुएट पोस्ट बता दिया, अभी हम 12th वाला बता देते हैं कि 12th वाले में ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है जिसमें आपको मिनिमम 12th में 50% मार्किंग होने चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के 12th पास किए हों चलेगा, बशर्ते 50% के ऊपर मार्किंग किए होने चाहिए। अच्छा, ये अनरिजर्व के लिए है, बाकी अनरिजर्व और ओबीसी के लिए ये परसेंटेज है। बाकी SC ST ओनली पासिंग मार्क भी रहेगा तो भी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 50% नहीं लाया है तो क्या करेगा, क्या वो एलिजिबल नहीं है? हो सकता है वो एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? अगर वो ग्रेजुएट हो जाए तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे लागू नहीं होती है, तो फिर वो 12th में चाहे जितने भी परसेंट मार्क किए हों चलेगा, बशर्ते ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट चाहे वो पासिंग मार्क भी है तो भी चलेगा, अगर ग्रेजुएट है तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो और ये तो हो गई हमारी क्वालिफिकेशंस। अब हम आ जाते हैं इनका जो एज है वो कितना होना चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ये जो हमारा एज है वो एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। कैटेगरीज वाइज ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। तो ये अपर एज में रिलैक्सेशंस है। और इसके अलावा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A3 हो जाएगा। उसके बाद ये हमने देख लिया कि ये हमारा जो ये था पात्रता था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो क्या था। अभी हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो ये है पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, बी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, सी है जूनियर टाइम कीपर, डी है ट्रेन क्लर्क, ई है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, तो इनमें मैं थोड़ा 2-2 मिनट इनके जो पोस्ट है इनके बारे में बात कर लेना चाहता हूं, ताकि आप जब अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आप अपने जो है इंटरेस्ट और इच्छा के अनुसार आप अप्लाई करेंगे। तो आप अगर रेलवे में सेलेक्ट होंगे तो आप रुचिकर रूप से काम करेंगे, अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा। तो अगर मैंने इस वीडियो में ये जो पोस्ट है इनके बारे में बता दिया जाए कि ये लोग क्या काम करते हैं, तो जब भी आप इसका NTPC का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पोस्ट चुनते समय एक समझ में आ जाएगा कि हमें किस टाइप की पोस्ट में जाना चाहिए। तो आप अपना प्राथमिकता दे सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे मैं ये रखूँगा, दूसरे नंबर पे ये रखूँगा। तो उसमें आप जब जॉब करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब हमें किसी काम में इंटरेस्ट रहती है तो वो ड्यूटी भी हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। अदरवाइज़ जिनका काम अगर इंटरेस्टिंग नहीं है वो बाद में वो बोरिंग लगने लगता है। कुछ लोगों का ड्रीम जॉब लोको पायलट होता है, कब तक? जब तक वो रेलवे में सेलेक्ट नहीं होते हैं। जैसे ही वो रेलवे में सेलेक्ट हो गए वही काम उनका बोरिंग लगने लगता है, फिर वो बड़े मनहूस तरीके से काम करने लगते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि इनका जो काम क्या है। ठीक है, तो पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मतलब कि ये लोग हैं, यही लोग हैं जो हमारे ड्यूटी का जो अटेंडेंस है, जो हमारा पे सीट है, यही बना करके आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि हमारा वेतन
बन जाए और यही लोग जो है हमारे बाकी के पास पीटीओ जो भी है इनका देखभाल करते हैं, यही लोग जारी करते हैं। तो जो लोग रेलवे में नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़े, सैटरडे छुट्टी, बाकी जो भी सरकारी छुट्टी है वो छुट्टी का अगर आनंद लिया जाए, मज़ा लिया जाए, तो आपको यही पोस्ट ज्वाइन करना चाहिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें नाइट ड्यूटी 0 है, 0। अब आते हैं अगले पोस्ट पर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लोग है ना अकाउंट सेक्शन में, फाइनेंस सेक्शन में क्लर्क होते हैं। इनका भी वही जॉब है जो अभी हमने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का बताया। इनको भी वही नाइट ड्यूटी ना के बराबर है, मंडे टू फ्राइडे काम करना, सैटरडे छुट्टी और संडे छुट्टी, बाकी दिन छुट्टी के दिन, सरकारी छुट्टी के दिन पूरा छुट्टी। तो ये आपको अगर नाइट ड्यूटी से परहेज है तो आपको ये दोनों जॉब चुनना चाहिए। और मैं बताता हूँ कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट ये जो जॉब है यही दोनों है, ठीक है। और इनका जो काम है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सैलरी है उसको क्रेडिट करवाना, पास करवाना। अकाउंट फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम होगा वो करवाते हैं। मान लीजिए रेलवे का प्लेटफॉर्म बनना है, उस पर कितना खर्चा आएगा, उसको रेलवे से कितना बजट चाहिए, वो सब बजट पास करने की सारी जिम्मेदारी ये इन्हीं अकाउंट वालों के पास में होती है। अब हम आते हैं, अगला पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर। जूनियर टाइम कीपर ये लोग क्या करते हैं, डिवीज़न में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनके जो टाइम है, हर एक स्टेशनों के उनके टाइम का रिकॉर्ड ये लोग रखता है। तो ये है जूनियर टाइम कीपर। अगला है पोस्ट हमारा ट्रेन क्लर्क है। ट्रेन क्लर्क, ये ट्रेन क्लर्क ट्रेनों के बीपीसी जारी करते हैं, इनके बीपीसी बनाने में और उनके जो वैगन्स रजिस्टर्स है उनको मेंटेन करने में ये लोग काम करते हैं। इनको टीएनसी भी रेलवे की भाषा में बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लोग जो है आपने देखा होगा अनरिजर्व टिकटिंग प्रणाली जिसको यूटीएस बोलते हैं, और ये लोग वही होते हैं जो कि जनरल टिकट निकालते हैं। इनको इंक्वायरी पे बैठाया जाता है ताकि पैसेंजर को बता सके कि हाँ ये हमारी ट्रेनें कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी। पूछताछ प्रणाली जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे इनको बिठाया जाता है। तो आप ये सोचिए अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पैसेंजर उनके पास जाता है, पूछता है, तो वो बहुत सही तरीके से जवाब नहीं देते, जिससे उनका लड़ाई होता है। और क्योंकि वो 1-2 साल तक तो काम किया लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो वो उनको बोरिंग लगता है और वो बस सोचते हैं कि कैसे हमारा 8 घंटा ड्यूटी कंप्लीट हो और हम घर जाएं। तो वो मज़ा नहीं आता। जब तक कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आप अपने मूड और इच्छा के अनुसार पोस्ट को ज्वाइन करने में करेंगे तो भारतीय रेलवे में काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि मैं एक लोको पायलट हूँ और जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे देखे होंगे वो जानते होंगे, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं, आम लाइफ में भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं अपनी ट्रेनें भी चलाता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। और उसी में भी कितने लोग हैं जो कि लोको पायलट है तो खुश नहीं है, रोते रहते हैं। तो वो ऐसा काम नहीं करना। आप अपने मूड और इच्छा अनुसार अपना ड्यूटी ज्वाइन करो और उसके बाद फिर इंडियन रेलवे को भी आउटपुट दोगे और आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश होगी, आपके आसपास के जो लोग हैं वो खुश रहेंगे। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। तो ये वही काम करते हैं जो पूछताछ प्रणाली पे बैठे रहते हैं या फिर ये लोग जनरल टिकट, साधारण टिकट बुक करते हैं, वो लोग ये होते हैं। तो ये तो हमने बता दिया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में। अब हम आते हैं ये जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें कौन कौन से पोस्ट है और इनका के काम क्या है। तो
पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट यही लोग हैं जो कि सेक्शन कंट्रोलर में बैठते हैं। यही लोग हैं जो कभी अगर पोजीशन खराब रहा या स्टाफ कम रहा तो ये लोग यार्ड मास्टर यानी स्टेशन मास्टर के भी रूप में काम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन स्टेशन मास्टर सिग्नल देता है तो आपको क्या लगता है कि स्टेशन मास्टर अपनी मर्जी से सिग्नल देता है? ना, ऐसा नहीं है। स्टेशन मास्टर एक गाड़ी को एक पत्ता नहीं हिला सकता जब तक कि ये जो बंदा है ट्रैफिक असिस्टेंट, ये जो सेक्शन कंट्रोलर में बैठते हैं, तो यही लोग स्टेशन मास्टर को बताते हैं कि इस गाड़ी को सिग्नल दो, इस गाड़ी को रोक दो। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही जो है ट्रैफिक असिस्टेंट होते हैं, यही बाद में सेक्शन कंट्रोलर बन के गाड़ियों को चलवाते हैं। नेक्स्ट है गुड्स गार्ड या गुड्स ट्रेन मैनेजर। हम लोग बड़ी ही आसानी से देखते हैं कि हमारे सामने ये स्टाफ गुड्स गार्ड या जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है, मालगाड़ी का एक आपको गार्ड बना दिया जाएगा। तो ये आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर जिसको ये रूटीन वैसा ही है जैसे लोको पायलट का है, तो आपको अगर ये लाइफ नहीं चाहिए कि 12-12 घंटा सेक्शन में, 10-10 घंटा सेक्शन में और घर से बाहर 3 दिन रहना, 4 दिन रहना, तो वो अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको अवॉइड करना, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये जब तक कि आप जो है प्रमोशन नहीं हो जाता है, जब तक कि आप पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर नहीं बन जाते हैं, तब तक की लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, अगर किसी को इसमें क्रेज है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें जा सकता है। और आपको बता दें कि ग्रेजुएट पोस्ट में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यानी हमने यहाँ पे जूनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पढ़ा था और यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। तो ये वो लोग हैं जो आपने रिजर्वेशन ऑफिस में रिजर्वेशन निकलवाते हैं, तो वो लोग यही लोग होते हैं जो टिकट रिजर्वेशन निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले पोस्ट पर, वो है अगला पोस्ट आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पे हमने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पढ़ा था, ये है सीनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट। यानी कि सेम वो उसका सीनियर होता है जो यहाँ पे ये जूनियर कर रहा था, वही ये सीनियर है जो कि डीआरएम ऑफिस में या फिर स्टेशनों में ही भी ये लोग बैठते हैं। लेकिन ये लोग जो है वही काम है, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे छुट्टी, बाकी दिन आराम। जो भी उनका सरकारी छुट्टी है उसका पूरा भरपूर मज़ा लेते हैं। जिनको नाइट ड्यूटी नहीं चाहिए वही लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई हमारा लोको पायलट है, सीनियर लोको पायलट, ना सिर्फ एएलपी नहीं, एएलपी अगर अनफिट होता है रेलवे मेडिकल से तो इसमें दे देते हैं जूनियर कम टाइपिस्ट। लेकिन अगर लोको पायलट मेडिकली अनफिट हो जाता है, यानी वो A1 मेडिकल के लायक नहीं रह जाता या ट्रेन चलाने लायक नहीं रह जाता, डॉक्टरों के अनुसार वो बंदा नाइट ड्यूटी करने लायक नहीं रह जाता, तो उनको इनमें डीकटराइज करके यही पोस्ट दे दिया जाता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम चलते हैं अपने अगले पोस्ट पे, वो है जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट। यानी कि ये लोग भी अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं। वो जो सीनियर होते हैं यही लोग हमारे सैलरी को क्रेडिट कराते हैं हमारे अकाउंट में। यही लोग हैं जो हमारा रेलवे के जितने भी फाइनेंस है उसका लेखा जोखा, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। यही लोग फाइनेंस से रिलेटेड बजट पास करवाते हैं। यही लोग अपना जो भी जोनल लेवल से डिमांड करते हैं ताकि डिवीज़न पे काम करवाया जा सके। तो ये हमने पढ़ लिया जो जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट। अब हम आ जाते हैं
सीनियर टाइम कीपर। सीनियर टाइम कीपर ये भी वही है जो हमने अभी बता दिया, जूनियर टाइम कीपर के ये बड़े भाई हैं, मतलब सीनियर है। और इनका भी वही काम है कि डिवीज़न में जो भी ट्रेनें चल रही हैं उनका जो लेखा जोखा है टाइमिंग का, वो अपने पास रिकॉर्ड के रूप में ये लोग रखते हैं। तो ये हो गया सीनियर टाइम कीपर। नेक्स्ट आ जाएंगे कमर्शियल अप्रेंटिस। कमर्शियल अप्रेंटिस मतलब कि कमर्शियल से रिलेटेड, पार्सल से रिलेटेड। तो आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जब भी आप स्टेशन पर जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बाइक ट्रेन में लोड होकर के कहीं चली जाए, या आपका कोई सामान लोड होकर के आपके दूसरे डेस्टिनेशन पे चला जाए, तो आपको इसी कमर्शियल अप्रेंटिस, यानी बाद में ये लोग ट्रेनिंग के बाद कमर्शियल सुपरवाइज़र, कमर्शियल इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो इनके पास में ही जा कर के आपको वो बुकिंग करना पड़ता है। तो ये लोग पार्सल के ही इंचार्ज होते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही पॉपुलर कैटेगरीज है स्टेशन मास्टर। आपको दिखा होगा, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन ये काम बड़ा ही रिस्की है, बोले तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। अगर 8 घंटे उसका ड्यूटी है तो 8 घंटे हर वक्त वो फ़ोन में बिजी, नहीं तो अपने गाड़ियों के मूवमेंट, गाड़ियों का सिग्नल्स देने का ही उत्तरदायी है हर वक्त। उस बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदारी वाला काम है, अवॉइड करना चाहिए लेडीज़ लोगों को। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन आपको चाहिए अगर कि हाँ मुझे स्टेशन मास्टर का जॉब पसंद है, हमें स्टेशन पे रहना है, तो फिर आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। वरना आपका ना तो रेस्ट है ना तो छुट्टी है, आपको होली दिवाली कुछ नहीं है। स्टेशन पे लोग कर्मचारी, स्टेशन मास्टर कम है, तो आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो आप बेशक आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग सारे पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। पहले प्रेफरेंस पे वो रखना जो काम करने में आपको मज़ा आता है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सभी देना, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग डेट में होते हैं। तो उसमें क्या है, आपको एक सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। पहले मैं बता दूं कि यही पोस्ट जो है, जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर की पोस्ट निकलती थी तो पहले 400-500 पोस्ट निकल गई। अब उसमें ऑल ओवर इंडिया के लड़के बढ़ते थे। अब वो लोग भी बढ़ते थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीएम नहीं बन पाए, एसपी नहीं बन पाए, तो चलो हम ग्रेजुएट लेवल का स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें आम लोग हैं ना, नहीं सिलेक्ट हो पाते थे। तब से माइंड में बैठा हुआ है कि नहीं रेलवे एग्ज़ाम बहुत टफ है, नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बड़ा ही आसान है पास करना, क्योंकि ये जो कैटेगरीज है एक साथ में इनका जो पोस्ट निकाली जाती है, और वो पोस्ट लगभग हज़ारों में होती है, करीब 35 से 50 हज़ार के आसपास निकाली जाएगी। और उसी पे आपका मेरिट बनेगा, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। नहीं आपको स्टेशन मास्टर बनाया, नहीं आपको ट्रेन मैनेजर बनाया, तो एटलीस्ट आप क्लर्क बन गए, बाबू कहलाएंगे, ओएस कहलाएंगे, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कहलाएंगे, पार्सल के क्लर्क कहलाएंगे। नहीं तो आप रिजर्वेशन ऑफिस में बैठ करके आप अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप टिकट निकाल सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो कि नॉन टेक्निकल लोग करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया कि आपको कौन कौन से पोस्ट का क्या काम है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमें करना क्या है। तो अब इस पे हम आ जाते हैं, इसके कैसे अप्लाई करना है। तो मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे में 21 आरआरबी है जो कि उनके वेबसाइट पे ही आती है, क्योंकि अब जो वैकेंसी आती है एनटीपीसी की वो सेंट्रलाइज वैकेंसी आती है, यानी कि एक साथ में ही 21 आरआरबी पर एक साथ में वो जब फॉर्म छूटेगा तो वो रिलीज़ होगा वैकेंसी, तो वो उस पर डाल दिया जाता है। आप उसको अपने एरिया के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार
अनुसार कहीं से भी डाल सकते हैं। भारतीय रेलवे में ये भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी राज्य के आरआरबी को सिलेक्ट करके वहाँ एग्ज़ाम देकर आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ, ये अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिया हुआ है। तो आप अपने अनुसार कोई भी आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने एरिया के आरआरबी को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, आपको आरआरबी का जो पता और उसके फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हैं। उसी पर वैकेंसी आती है और वहाँ भी अप्लाई आपको कर देना है। अब आ जाते हैं, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो 3 से 4 महीने के बाद आपको CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा। एक आपको सही मार्क 1 नंबर दिलाएगा, आपको एक गलत मार्क 1/3 निगेटिव मार्किंग दे देगा। तो ये आपका ये हो गया एग्ज़ाम CBT 1। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो CBT 1 है वो सारे लोगों के लिए, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये दोनों पोस्टों के जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए एक समान एक डेट में होगा CBT 1। और ये एक स्क्रीनिंग नेचर है, इसको आप प्री एग्ज़ाम्स भी बोल सकते हैं। तो इसको सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका नौकरी में या जॉब में जाने के लिए कोई भी मेरिट नहीं बनने वाला, सिर्फ आपको CBT 2 में जाने के लिए ये एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस CBT 1 में क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चंस रहेगा CBT 1 में, मैथमेटिक्स का 30, रीजनिंग का 30, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा। 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क आपको अनरिजर्व के लिए 40% है, OBC SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। ये मिनिमम पासिंग मार्क है, इससे ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कि इनके जो बुक्स हैं कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बुक्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने वहाँ से डाल दिया है। अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हैं, करके आप अपना स्टडी करके आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अब आप जब CBT 1 पास कर जाएंगे तो आपको CBT 2 में चाहेंगे। यही जो CBT 2 है यही डिसाइड करेगा कि आपको रेलवे में लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यही CBT 2 आपका मेरिट डिसाइड करता है। तो आपको बता दें CBT 1 सबके लिए कॉमन था, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कॉमन था, बट CBT 2 आपको सबके लिए लगभग अलग अलग होगी, वो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो ये CBT 2 किसके लिए है? ये आपका 120 क्वेश्चंस रहेगा, 120 क्वेश्चंस रहेगा, 90 मिनट रहेगा। CBT 1 में 100 क्वेश्चंस था, 90 मिनट था। CBT 2 में 120 क्वेश्चंस रहेगा, 90 मिनट रहेगा। और इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे? वही सेम क्वेश्चंस जो CBT 1 में थे वही CBT 2 में आएंगे, सिर्फ इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सबका थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का जो पोस्ट है वो लोअर थोड़ा पोस्ट है और उनके जो सिलेबस है उनका थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट है तो उनका पोस्ट अलग, तो उनका क्वेश्चंस पेपर अलग। और इसी तरीके से ग्रेजुएट का पोस्ट अलग और उनका जो क्वेश्चंस पेपर अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि ये जो CBT 2 है किसके लिए कॉमन है, यानी एक CBT होगा ये कॉमन फॉर पोस्ट ABCD, यानी ये ऊपर के जितने भी पोस्ट है ABCD E वाला छोड़ के उतने लोगों के लिए कॉमन ये होगा, कॉमन CBT 2 होगा। और इसके अलावा ये जो D है, D को छोड़ के यानी कि ट्रेन क्लर्क को छोड़ के ऊपर के जितने भी पोस्ट हैं, यानी जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर,
इनके लिए एक और टेस्ट होगा, वो है टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो अगर आपके पास टाइपिंग नहीं आती है तो आप टाइपिंग सीख लेना। इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे इनका तो आप टाइपिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग ऐसा होता है जो टेस्ट कराएंगे कि आप अगर हिंदी से इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी सेलेक्ट किया है तो 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग कर लेना चाहिए। वो आपका टाइपिंग स्किल्स देखते हैं और एक सर्टिफिकेट अपने पास रख लेना टाइपिंग के, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये हमने बता दिया कि यहाँ पे ट्रेन क्लर्क छोड़ के बाकी ऊपर वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो टाइपिंग भी CBT 2 में पास करने के बाद एक टाइपिंग भी टेस्ट होता है। अब आ जाते हैं सेपरेट पोस्ट फॉर यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए एक सेपरेट CBT 2 होगा। इसका एग्ज़ाम अलग अलग होगा, इसलिए आप जब भी अप्लाई फॉर्म करें तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंसेस दे दें ताकि अलग अलग CBT 2 में शामिल होकर के उस एग्ज़ाम को निकाल सको। नेक्स्ट आएंगे हम लोग फिर सेपरेट पोस्ट फॉर वन, यानी कि ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट है इसके लिए एक सेपरेट CBT 2 होगा। और ये सेपरेट CBT 2 पास करने के बाद एक और टेस्ट गुजरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके भी बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वही टेस्ट होते हैं जो कि स्टेशन मास्टर और ALP के लिए होते हैं, इनके लिए भी वही है। आमतौर पे साइको टेस्ट इसीलिए होता है ताकि आपका उस टाइम पे माइंड कैसे तुरंत काम करता है, क्योंकि आप ट्रेन संचालन से जुड़े हुए एकदम डायरेक्ट कर्मचारी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेपरेट पोस्ट फॉर वन। इसके लिए आपको एक CBT 2 से गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और CBT 2 होगा, वो कॉमन फॉर पोस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। इनके लिए एक साथ में एक CBT 2 होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट इनके लिए भी होगा, जो 4, 5, 6 यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इनके लिए भी एक जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, तभी आपको एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। और वो आपको बता दें कि जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो एक क्वालिफाइंग नेचर है, आपका मेरिट CBT 2 ही डिसाइड करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक और पोस्ट को, दूसरा CBT 2 रहेगा पोस्ट 7 और 8 के लिए, यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए एक ही CBT 2 होगा। वो दोनों लोगों के लिए होगा। और जो स्टेशन मास्टर है इसको भी एक साइको टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ये हमारा CBT 2 हो गया। जैसे ही आप CBT 2 पास कर लेते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट साइको टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आप ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक असिस्टेंट बन जाते हैं या फिर स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। उसके बाद आप CBT 2 पास करने के बाद आप स्किल टाइपिंग टेस्ट आप सीख जाते हैं या उस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं, तो आपको इसमें एक मेडिकल होगा जो मैंने बता दिया मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। और वो मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको रेलवे में एक पोस्ट दे दिया जाएगा, जो मैंने इसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट बताया है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसको मैंने ग्रुप D से रिलेटेड बनाया था, जिसमें कि आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, अच्छा मुझे बोला। और वो जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरे क्वालिफ़िकेशंस के आधार पे कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने 10वीं पर तो बता दिया, ग्रुप D के बारे में डिटेल में बता दिया, और मैं ALP और टेक्नीशियन के बारे में ग्रुप डिटेल में बता दिया। अभी मैंने इस वीडियो में 12th पास
से और ग्रेजुएट से आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, उस पे मैंने डिटेल में मैंने बात किया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर आप आए हैं तो। और आपका कोई क्वेरीज है, सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपकी समस्या को पूरा सॉल्व करूँगा। और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जल्दी ही एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही वैकेंसी रिलीज़ होती है मैं उसका अपडेट अवश्य दूंगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।